गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश की अगली कड़ी में पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश और अरावली प्रदेश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया गया है कि राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी रेतीला प्रदेश, जैसा कि आप मानचित्र में देख भी पा रहे होंगे, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो चौथा भाग है वो है हाड़ौती प्रदेश, जिसका हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान के पूर्व में स्थित है और इसकी जो रचना हुई है वो पठारी प्रदेशों से निकलने वाली नदी और अरावली से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा जो कांप का निक्षेप हुआ है या जलोढ़ का निक्षेप हुआ है उसके द्वारा हुआ है। इसलिए इसको जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई है उसके द्वारा हुई है। यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान के लगभग 23.3% क्षेत्रफल को क्या है, कवर करता है और इसकी पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत द्वारा बनती है और उत्तरी सीमा इसकी 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उसके द्वारा ये रेखांकित होती है, जबकि दक्षिण में इसके विंध्य पठार इसकी सीमा बनाता है। इस प्रकार ये नदियों द्वारा निक्षेपित एक मैदान है जो गंगा यमुना और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन्होंने इसको क्या किया है, एक तरह से निर्मित किया है। इस प्रदेश की भूमि अत्यंत समतल होने के साथ ही जो कई नदियां हैं उनके द्वारा सिंचित है। ये संपूर्ण प्रदेश नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग होते हुए भी भौगोलिक विविधताओं से युक्त, अर्थात इसमें अनेक जो विविधताएं वो देखने को मिलती हैं। जहां जलोढ़ मिट्टियों का जमाव हुआ है, इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमि, बनास नदी का मैदान, ये सब इसमें शामिल हैं। भरतपुर, मुरैना, ग्वालियर का मैदान ऊपरी गंगा के मैदान के बढ़े हुए ही क्या हैं, भाग हैं, अर्थात उनका ही एक हिस्सा है। लेकिन बनास का मैदान एक कांपी भूभाग है, फिर भी एक संप्राय मैदान है। संप्राय से मतलब यहाँ पर ये है कि एकदम समतल नहीं है, बल्कि कहीं कहीं बीच में उसमें क्या पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं, जिसके एक और यमुना का जो भाग है वो वाला मैदान है और दूसरी ओर बनास का जो मैदान है वो है, और तीसरी ओर इसके चंबल द्वारा खटा फटा प्रदेश है। तो इस प्रकार ये जो मैदानी प्रदेश है अपनी काफ़ी विविधताओं से जाना जाता है और इसमें सबसे अधिक जो रोल रहा है वो है चंबल और बनास और उनकी सहायक नदियों का। इस मैदानी प्रदेश में चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, काकुंड, रूपारेल, साबी और पार्वती जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। इन नदियों ने इस भूभाग में उपजाऊ मिट्टी को जमा किया है। यहाँ के मैदान में चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ जैसे बनास का मैदान है जो कांपीय भूभाग का लगभग संप्राय मैदान के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार मध्यमाही, जिसे हम 56 का मैदान भी कहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इस मैदानी प्रदेश में फसलों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह मैदानी भाग 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से अलग होता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राज्य की लगभग 39% जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है और संपूर्ण राज्य के जनसंख्या घनत्व का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो मैदानी प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसका प्रमुख कारण है कि नदियों द्वारा उपजाऊ मैदानी प्रदेश, खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता, पर्याप्त जल की उपलब्धता, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या बसाव या जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। इस प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है और जलवायु
उपाद्र प्रकार की यहाँ की जलवायु है। और मिट्टियों की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। बनास बेसिन बनास और उसकी सहायक नदियों खारी, मोरेल, बेड़च, मैनाल, कोठारी, काली सिंध, मानसी आदि नदियों द्वारा यह सिंचित है, इसलिए इसको बनास का मैदान कहा जाता है। बनास बेसिन का दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है और बनास बेसिन का उत्तरी भाग मालपुरा करौली का मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई पश्चिम में राज समुद्र की तरफ है, जहां सबसे ऊंचा भाग देवगढ़ के समीप 582 मीटर है। बनास बेसिन में राज्य के उदयपुर जिले का पूर्वी भाग अर्थात जो बनास बेसिन है उसके अंतर्गत जो सम्मिलित जिले हैं उनमें उदयपुर जिले का पूर्वी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद का पूर्वी भाग, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग या मालपुरा करौली का मैदान कटाफटा और बीहड़ युक्त है, जिसका ढाल दक्षिण पूर्व एवं पूर्व की ओर है। इस भाग में बलुई पत्थर के विशाल जमाव हैं, जहां इसका खनन किया जाता है। यह मैदानी भाग पश्चिम में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा क्या होता है, अलग होता है। मालपुरा करौली का जो मैदान है ये बनास के उत्तर पूर्व में स्थित है, कटाफटा है, छिन्न भिन्न है, बीहड़ युक्त है, जिसकी औसत ऊंचाई 280 से लगभग 400 मीटर है और इसका ढाल जैसे कि पूर्व में बताया था दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर है। इस भाग में जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि बलुई पत्थर विस्तृत रूप से यहाँ पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में इसके जमाव देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ इसका खनन भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। और ये पत्थर करौली, मासलपुर, मंडरायल, झांकरी, तिमनगढ़, सागर, कैला देवी, करणपुर, हिंडौन और गंगापुर के मार्ग से जो खाने हैं वहाँ से प्राप्त होता है और देश के विभिन्न भागों में इसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। देवगढ़ के आसपास जो ये मैदानी भाग है ऊंचाई लिए हुए हैं और जो अनाच्छादन के जो प्रभाव है इस पर स्पष्ट देखने को मिलते हैं। इस बेसिन में यानी कि देवगढ़ बेसिन में टीले नुमा उच्च भूभाग पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे पीडमोंट मैदान भी कहा जाता है। यानी कि जो देवगढ़ है वो ऊंचा उठा हुआ भूभाग है और जिस पर जो अनाच्छादन की जो प्रक्रियाएं हैं बहुत अधिक हुई हैं, जिसके कारण ये कटाफटा मैदान है, इसलिए इसे पीडमोंट मैदान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो भाग है वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन पहाड़ियों और पठारों से युक्त यह मैदान या बेसिन धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी जिलों के में फैला हुआ है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो महू मध्य प्रदेश की जो जनापाव पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। जनापाव पहाड़ियाँ विंध्यन पर्वत के उत्तरी पार्श्व का ही एक भाग है। चंबल नदी 84 गढ़ के निकट एक गोर्ज बनाती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर यमुना में समाहित होने तक अनेक सामान्य और विचित्र प्रकार की जो स्थलाकृति हैं उनका निर्माण करती है, क्योंकि इसके मार्ग में पड़ने वाला जो धरातल है उसको ये अलग अलग तरीके से काट कर आगे बढ़ती है, जिससे कहीं तो फैलकर बहती है और कहीं एक संकरे मार्ग से बहती है और इसके दाएं बाएं अनेक जो जलधाराएं आकर मिलती हैं उसने इसका जो भी निकटवर्ती क्षेत्र है उसको काफ़ी छिन्न भिन्न कर दिया है। यह नदी उद्गम स्थल से लेकर यमुना में समाने तक अनेक सामान्य और विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसमें गॉर्ज, जलप्रपात, निक पॉइंट और बीहड़ भूमि मुख्य रूप से है। चंबल नदी
बेसिन को उत्खात भूमि यानी कि बैडलैंड, बैडलैंड का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जहाँ जहाँ ये नदी प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदी इसमें आकर मिलती हैं, वहाँ इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इस नदी ने उस भूमि को एक तरह से काट फाँट दिया है, यानी कि अनेकों उसमें नालिकाएं बनाकर उनको छिन्न भिन्न कर दिया, इसलिए इसको बैडलैंड के नाम से जाना जाता है। बैडलैंड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो नालियाँ बनी हैं, जिन्हें हम अवनालिकाएं कहते हैं, वो 5 से 30 मीटर तक गहरियाँ हैं, है ना, जिनको स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। इनका विस्तार और विकास इस क्षेत्र में बहुत अधिक है। चंबल बेसिन स्थित उन उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ भूमि जो दुर्गम बीहड़ क्षेत्र हैं को डांग कहते हैं, यानी कि जहाँ पर अनुपजाऊ भूमि है, उबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा उसमें गहरे गहरे नाले पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? डांग कहा गया है। और ये डांग क्षेत्र ही, जैसा कि आपने सुना होगा, जिस पर अनेकों फिल्में बनाई गई हैं, डाकुओं की एक शरण स्थली के रूप में जाना जाता है, जिसको दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं। यह संपूर्ण घाटी में नवीन कांपी जमाव पाए जाते हैं। प्रमुख कारण है कि जब बारिश होती है तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों में पानी आता है, तो वो अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसका ये यहाँ क्या करती हैं? जमाव करती हैं। तो इसमें यहाँ नवीन, इसलिए इसको कहा गया नवीन कांप वाली मिट्टी। इसके अतिरिक्त चंबल घाटी की जो स्थलाकृति और पहाड़ियाँ हैं, वो पठारों से निर्मित है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक जिलों में बीहड़ों से प्रभावित कुल क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी है, जो लगभग 480 किलोमीटर लंबाई में कोटा से बारा तक फैली हुई है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियों के साथ परिवर्तित होती रहती है। काली सिंध और पार्वती इसका सीमांकन करती हैं। इससे आगे ये कुंवारी बीहड़ों से चंबल के दक्षिणी पश्चिमी मार्ग के साथ 12 तक लगातार अच्छी तरह सीमांकित है। बीहड़ों व यमुना घाटी के बीच, विशेष रूप से चंबल और कुंवारी के मध्य मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य क्या है? विकसित है। इन बीहड़ों और भयंकर खड्डों का निर्माण नवोन्मेषण द्वारा हुआ माना जाता है, किंतु भूमि के दुरुपयोग के कारण ये खड्ड भूमि अधिक गंभीर बन गई है, अर्थात ये एक तरह से बैडलैंड के रूप में क्या हो रहा है? इसका दृश्य सामने आ रहा है। यह भारत में जल अपरदन से प्रभावित भूमि का सबसे खराब क्षेत्र का उदाहरण माना जाता है। विभिन्न तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इन बीहड़ों का निर्माण गत 400 वर्षों की अवधि में हुआ माना जाता है। इससे पूर्व ये क्षेत्र सघन वनों से ढका हुआ था, किंतु जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि कार्य के लिए संपूर्ण क्षेत्र से वनों को काटा गया, भूमि को बाहर निकाला गया। अंग्रेजों ने भी विभिन्न आर्थिक कारकों के लिए यहाँ से लकड़ी का दोहन बड़ी मात्रा में किया, जिसके कारण ये क्षेत्र अनावृत अर्थात नग्न हुआ और जल अपरदन का प्रभाव इस पर सबसे अधिक पड़ा, और ये क्षेत्र वर्तमान में एक छिन्न भिन्न क्षेत्र के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, जिसे हम बैडलैंड के रूप में या उत्खात भूमि के रूप में भी जानते हैं। अब बात करते हैं बनास बेसिन की, छप्पन बेसिन की। माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित सिंचित दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से जाना जाता है, जिसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। माही नदी अपने उद्गम, जिसका अममोरू जिले में मध्य प्रदेश से निकलती है और बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है, और माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। माही बेसिन का गुजरात की और दक्षिणी भाग और कटाफटा है, जिसे स्थानीय भाषा का में बागड़ कहा जाता है। छप्पन बेसिन माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इसकी प्रमुख नदियाँ सोम, जाखम, चाप, मोरिन, अनास आदि हैं। बांसवाड़ा में ही इस नदी पर माई बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन में अपना योगदान देता है। माही और इसकी जो सहायक नदियां हैं, उनका जो ढाल है वो अधिक तीव्र है, जिससे ये नदियां तेजी से बहती हैं, और इसीलिए बांसवाड़ा में माही बजाज सागर का क्या किया गया है? बांध का निर्माण किया गया है।
इस भूभाग की औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के मध्य है। मध्य माही बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी मैदान की तुलना में अधिक विषम धरातल मिलता है। दक्षिण में स्थित भूभाग काफ़ी गहरा और कटापटा है। परिणाम स्वरूप यहाँ पहाड़ियाँ भी एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती हैं। यानी कि माही और जो स्थानीय छोटी नदियाँ हैं उसने जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको काफ़ी विच्छेदित किया है, जिससे दो पहाड़ियों का जो अंतर है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये क्षेत्र अधिक गहराई तक कटा फटा होने के कारण इसे विच्छेदित मैदान व पहाड़ी भूभाग को सम्मिलित रूप से बागड़ के नाम से जाना जाता है। बागड़ प्रदेश में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के विच्छेदित मैदान और पहाड़ी भूभाग को शामिल किया जाता है। जबकि जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया था कि छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 जो ग्राम समूह थे उसके आधार पर इसको 56 का मैदान नाम पड़ा। अर्थात 56 जो ग्राम समूह थे उनसे इसकी एक तरह से पहचान बताई जाती है। इसीलिए इस भूभाग को 56 का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो 56 ग्राम समूह थे वो ऐसे भाग में स्थित थे, अर्थात दो पर्वतों के बीच में जो मैदानी भूभाग था, बेसिन थे, उनके अंदर जो सिंचित भाग भी था और उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र था। यहाँ आकर लोगों ने सबसे पहले जो ग्राम समूह थे वो बसाए थे और खेती का क्या किया था, प्रारंभ किया था, जिसके कारण ये भूभाग क्या हुआ, अधिक विकसित हुआ। मध्य माही बेसिन में अर्थात 56 के मैदान में उपजाऊ मृदा है और यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। जहाँ मक्का, चावल, चना, गन्ना, कपास मुख्य रूप से जो फसलें हैं उगाई जाती हैं। शुष्क सागवान और बांस के लिए भी ये क्षेत्र क्या है, जाना जाता है। पूर्वी मैदान जो प्रदेश मैदान है उसका जो महत्व है वो काफ़ी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कांपीय समतल मैदान में उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि का क्या हुआ है, पर्याप्त विकास हुआ है। समतल धरातलीय सतह के कारण परिवहन और उद्योगों का पर्याप्त विकास देखा गया है। जैसा कि हम जब निकलते हैं जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से, तो आप पाएंगे कि हमारी अधिकांश जो कारखाने हैं वो इसी रूट पर देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ विभिन्न नदियों से और भूमिगत जलापूर्ति के कारण सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि हम जब राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं तो जो वर्षा का जो दक्षिणी राजस्थान के बाद जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो इसी भूभाग में होती है, इसलिए यहाँ पर भूमिगत जल की पर्याप्त उपलब्धता है। मालपुरा करौली मैदान से इमारती पत्थर प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात जिन्हें हम घरों के इस्तेमाल में, जैसे पाटोड़ कहते हैं, जिसे हम पटाव कहते हैं, या यूँ कहें कि जो आपके बड़े बड़े जो मंदिरों में जो पत्थर लगाए जाते हैं वो उसका उत्खनन इसी क्षेत्र से होता है। यह क्षेत्र शुष्क सागवान, बांस, साल जो वृक्ष हैं उनकी बहुतायत के कारण इमारती लकड़ी के लिए भी पहचाना जाता है। अनुकूल भौगोलिक दशाओं के चलते यहाँ मानव संसाधन विकास प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक हुआ है। केवल जो चंबल बीहड़ क्षेत्र है उसको छोड़ दें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के समस्त भागों में पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या घनत्व और वितरण देखने को मिलता है।